नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी हमें ले चलेगी दक्षिण भारत के घने रहस्यमय जंगलों में, जहां सूखी नदी की रेत पर भोर की झूठी रोशनी में एक अकेला शिकारी टकराता है एक ऐसे वनवासी से जो बाहर से निर्धन, साधारण और लगभग नग्न है, पर भीतर से जंगल का सबसे बड़ा ज्ञाता और सबसे सच्चा मित्र। ये केवल शिकार की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है दोस्ती की, भूख की, जंगल के नियमों की और एक ऐसे व्यक्ति की जिसने केनेथ एंडरसन जी को जंगल का असली चेहरा दिखाया। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले, अगर आपको जंगल की रहस्यमय, खतरनाक और रोमांचक कहानियां पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही असली जंगल की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं मुथुरमलाई की पहाड़ियों की ओर और सुनते हैं केनेथ एंडरसन जी की जबरदस्त कहानी, बायरा द पुजारी की वह पहली भेंट जिसने एक शिकारी को जीवन भर के लिए एक मित्र दे दिया। जब एंडरसन जी की पहली बार उससे भेंट हुई तो उस व्यक्ति ने केवल एक लुंगोटी पहन रखी थी, लगभग 3 इंच चौड़ी कपड़े की एक पतली पट्टी जो जांघों के बीच से गुजरती हुई आगे और पीछे से एक गंदी गांठदार डोरी से जुड़ी थी जो उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी। बाहरी रूप भले ही साधारण और दयनीय था, पर हृदय से वह एक सज्जन व्यक्ति था। वही व्यक्ति आगे चलकर एंडरसन का मित्र बना और वर्षों तक बना रहा। बायरा से पहली मुलाकात को अब 25 वर्ष बीत चुके थे और वह भेंट कुछ इस प्रकार हुई थी। मुथुरमलाई की ऊंची पहाड़ी की तलहटी में बसे मुथुर के छोटे से वन बंगले को घेरे पहाड़ों के ऊपर पूर्वी आकाश में भोर की हल्की लालिमा फैलने लगी थी। उसी धुंधली रोशनी में चिनार नदी की घुमावदार धारा घने जंगल के बीच से बहती हुई दक्षिण की ओर तीखा मोड़ लेती थी और आगे चलकर होगे नैकल के चट्टानी जलप्रपात में कावेरी नदी से मिलने से पहले अपने अंतिम 7 मील निर्जन प्रदेश से होकर तय करती थी। ग्रीष्म ऋतु अपने मध्य चरण में थी और उस समय चिनार नदी लगभग पूरी तरह सूखी पड़ी थी। एंडरसन उस सुबह बहुत जल्दी निकल पड़े थे। वह नदी की सुनहरी रेत पर बेहद सावधानी से चलते जा रहे थे, इस आशा में कि शायद किसी भालू को चौंका सकें, क्योंकि उन दिनों उस क्षेत्र में भालुओं की संख्या काफी अधिक थी। उनका विचार था कि यदि भालू न मिले तो कम से कम रात भर शिकार कर लौटता हुआ कोई पैंथर अवश्य दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ऐसे जानवर प्रायः नदी किनारे की घनी झाड़ियों से होकर गुजरते थे। उस सुबह उनका उद्देश्य हिरण, सांभर या जंगली भेड़ का शिकार करना नहीं था। वह केवल जंगल की हलचल को समझने और किसी आकस्मिक मुठभेड़ की आशा में निकले थे। बंगले से लगभग 1 मील दूर पहुंचकर भोर की झूठी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। असली भोर अभी आने ही वाली थी, जंगली मुर्गे की बांग और मोरों की तीखी आवाजों के साथ। तभी अचानक एंडरसन जी ने अपनी बाईं ओर नदी किनारे उगी मेहंदी की झाड़ियों में से एक दबी दबी लेकिन स्पष्ट सरसराहट सुनी। उस दिन उनके पास टॉर्च नहीं थी। अत्यंत सावधानी से वह झाड़ियों की ओर बढ़े और लगभग 10 फीट की दूरी पर रुक गए। तभी उनकी दृष्टि एक बड़े गड्ढे पर पड़ी, लगभग 3 फीट चौड़ा और उतना ही गहरा। गड्ढे में सूखी रेत के नीचे की नम मिट्टी का पानी रिसकर इकट्ठा हो रहा था। तुरंत ही एंडरसन समझ गए कि यह किसी शिकारी की चाल थी, प्यासे हिरणों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया जलकुंड, ताकि जैसे ही कोई जानवर पानी पीने आए उसे पास से सटीक गोली मारी जा सके। जो सरसराहट उन्होंने सुनी थी वह निस्संदेह उसी शिकारी की थी। एंडरसन ने तमिल में कठोर स्वर में आदेश दिया कि आदमी बाहर आए, अन्यथा वह गोली चला देंगे। कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं मिला। फिर झाड़ियों से एक छोटा सा व्यक्ति उठा, रेत पर आगे बढ़ा और एंडरसन के सामने 3 बार साष्टांग प्रणाम किया। उसे खड़ा होने का आदेश दिया गया और पूछा गया कि वह कौन है। सीधे साधे स्वर में उत्तर मिला, तुम्हारी बंदूक कहाँ है? एंडरसन ने पूछा। बंदूक? कौन सी बंदूक? उसने भोलेपन से कहा, मालिक, मेरे जैसे गरीब आदमी के पास बंदूक कैसे हो सकती है? मुझे तो गोली चलाना भी नहीं आता। मैं तो बस एक मुसाफिर हूं, कल रात रास्ता भटक गया और यहीं झाड़ियों में सो गया। पर आदेश मिलते ही
कुछ झिझक के बाद वह नीचे झुका और एक पुरानी लंबी बंदूक निकाल लाया, जिसकी लकड़ी की कुंदा तक मुश्किल से 3 इंच चौड़ी थी। और इस प्रकार एंडरसन की मुलाकात बायरा से हुई, उस व्यक्ति से जो आगे चलकर वर्षों तक उन्हें जंगल और उसके रहस्य में उग्र लेकिन अत्यंत मोहक जीवों के विषय में अमूल्य जान देने वाला मित्र बना। जब उससे पूछा गया कि उसने क्या मारा है, तो उसने कहा, कुछ नहीं। पर थोड़ी ही दूरी पर रेत में पड़ी सांभर हिरनी की लाश सच्चाई बयान कर रही थी। गर्दन में बढ़ा घाव और चारों ओर फैला खून। बायरा ने शांत स्वर में कहा, मालिक, हमें भूख लगती है। अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो खा नहीं पाएंगे, और अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। कुछ देर बाद दोनों रेत पर बैठ गए। एंडरसन ने अपनी थैली से तंबाकू निकालकर उसे दिया। बायरा ने श्रद्धा से उसे सूंघा और आनंद में डूब गया। फिर घबरा कर बोला, मालिक, वन रक्षक को मेरी बंदूक के बारे में मत बताइए। यही मेरी आजीविका है। अगर ये चली गई तो मेरी पत्नी और 4 बच्चे भूखे मर जाएंगे। एंडरसन के सामने कठिन दुविधा खड़ी हो गई। कर्तव्य उन्हें शिकारी को पकड़वाने का आदेश देता था, पर अंतरात्मा इस निर्धन वनवासी के पक्ष में झुक रही थी। बायरा ने बताया कि उसका कोई घर नहीं, कोई खेत नहीं। वह सारा दिन जंगल में मधुमक्खी के छत्ते खोजता फिरता है, शहद बेचकर थोड़ा बहुत अनाज खरीदता है। कभी कभी उडुम्बू पकड़ लेता है और उसकी पूंछ वैद्य को बेच देता है, जिससे वह जादुई औषधि बनाता है। अंत में उसने मुस्कुराकर कहा, यदि कभी महाराज अपनी प्रेमिका का दिल न जीत पाए तो मैं वह औषधि निःशुल्क मंगवा दूंगा, क्योंकि वह मेरा बहुत अच्छा मित्र है, और इसके अलावा वह मुझे ओडुम्बू की पूंछें लगातार उपलब्ध कराता रहता है। हमें बस इतना करना है कि इसे अपनी प्रिय मेम साहिब के बाएं कंधे पर थोड़ा सा छिड़क दें और वह हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएंगी। एंडरसन जी ने जल्दी से उसे बताया कि उस समय वह इतने प्रेम में नहीं थे कि उन्हें पोडुम्बू की पूंछों का सहारा लेना पड़े। उन्होंने उसे अपने काम में लगे रहने को कहा। बायरा आगे बोला, कभी कभी जब हमें बहुत भूख लगती है तो हम जंगली शकरकंद की जड़ें खोदते हैं, जो इन इलाकों में 3 शाखाओं वाली लता के रूप में उगती है। ये शकरकंद या जड़ें जब भूनकर या नमक पानी और करी पाउडर के साथ उबाली जाती है, बहुत स्वादिष्ट और खाने में अच्छी लगती है। रात में मैं, मेरी पत्नी और बच्चे अन्नाय बिद्दाहला नदी के किनारे खोदे गए एक गड्ढे में सोते हैं, जो चिनार नदी की एक छोटी सहायक नदी है, जैसा कि आप जानते होंगे, सिट। गर्मी के मौसम में मैं शिकार करने जाता हूं, जैसा कि मैंने आज रात किया है। ऐसे समय में मेरी पत्नी या बच्चों में से कोई एक बारी बारी से पूरी रात जागता रहता है, ताकि हाथियों के आने पर चेतावनी दे सके। तब वे गड्ढे से निकलकर किनारे या हमारे आश्रय के पास उगने वाले बड़े पेड़ पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हाथी बहुत खतरनाक होते हैं और कभी कभी हम पर हमला कर देते हैं। 1 साल पहले ही एक हाथी ने एक पुजारी महिला को सोते हुए इसी तरह के आश्रय से खींचकर बाहर निकाला और उसे कुचल कर रख दिया था। अगर हमें कुछ शिकार मिलता है तो हम उसका कुछ मांस खा लेते हैं और कुछ को धुएं में सुखा लेते हैं। बाकी को हम पेन्नाग्राम में बेच देते हैं और शायद 15 रुपये मिल जाते हैं। उस पैसे से हम परिवार के लिए पूरे महीने का अनाज खरीद लेते हैं। ये जानते हुए उसने शर्माते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि महाराज जी, आप मेरे पास मौत बंदूक के बारे में वन रक्षक को नहीं बताएंगे। वैसे ये बंदूक मेरे पिता की थी और उनसे पहले उनके पिता की, जिन्होंने, जैसा कि हमें बताया गया है, इसे खरीदा था। उन दिनों में ये 30 रुपये में मिलता था। फिर उस बदमाश ने एंडरसन जी को लुभावनी नजरों से देखा। उसके होंठों के कोनों पर एक खुश मुस्कान थी, हालांकि उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। लाइसेंस धारक के रूप में एंडरसन जी का कर्तव्यबोध क्षीण पड़ गया। उन्होंने वहीं अपने अंतरात्मा को दबा दिया और ऐसी आवाज में उत्तर दिया जिसे वह टालमटोल करने की असफल कोशिश कर रहे थे, पर जो स्पष्ट रूप से शर्मिंदा करने वाली थी। नहीं बायरा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं।
अपने माथे को 3 बार जमीन से छूते हुए वह उछलकर खड़ा हो गया और एंडरसन जी के सामने प्रणाम किया, अपने स्वामियों द्वारा जात अभिवादन के एकमात्र रूप में। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं स्वामी, और अपने परिवार की ओर से उसने सरल शब्दों में कहा, अब से हम आपके आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे। बायरा से उस दिन बाद में वन लॉज में आने का वादा लेने के बाद, क्योंकि एंडरसन जी उससे इलाके में मांसाहारी जानवरों की उपस्थिति और गतिविधि के बारे में पूछताछ करना चाहते थे, वे अपने रास्ते चल पड़े, मृत सांभर हिरणी पर दूसरी नजर डालने से सावधानी पूर्वक बचते हुए, इस डर से कि कहीं उनका विवेक फिर से जागृत न हो जाए और उन्हें इस संभावित साहसी व्यक्ति से किए गए अपने जल्दबाजी वाले वादे पर पछतावा न हो। अपने वादे के अनुसार बायरा उस सुबह करीब 10 बजे पहुंचा। गहन पूछताछ से पता चला कि महज 2 रात पहले, जब वह लगभग 2 मील नीचे की ओर स्थित अरेमनवोडू नामक स्थान पर सांभर खाने बैठा था, जहां चिनार नदी की एक सहायक नदी मिलती है, तब एक बाघ उसके बिल्कुल पास से गुजरा था। उसने बताया कि यह जानवर उसी इलाके में रहता था। एक बूढ़ा बाघ था और उसका इलाका बहुत सीमित था, शायद उसकी उम्र के कारण। फिर उसने एक अनोखी कहानी सुनाई। 1 महीने पहले वह इसी जगह के पास छिपा हुआ था, तभी एक चीतल प्रकट हुआ जिसे उसने अपनी बंदूक से एक ही गोली में मार गिराया। वह चांदनी रात थी और चीतल वहीं गिर पड़ा था। बायरा ने अपनी बंदूक में गोलियां भर ली थी और बाकी रात सोने की तैयारी कर रहा था। तभी एक बड़ा बाघ झाड़ियों से निकला, मरे हुए चीतल के पास से गुजरा, रुका, उसे सूंघा और अंत में शांति से उसे उठाकर ले गया। बायरा ने बाघ से उस पर अधिकार जताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके पास एक ऐसी बंदूक थी जिसे भरने में काफी समय लगता था। उस समय एंडरसन जी के पास कोई जीवित चारा नहीं था। एक बचिया प्राप्त करने का अर्थ था पेन्नाग्राम भेजना, और शायद अगले दिन तक की देरी। इसलिए उन्होंने उस रात बायरा के साथ अरेमनवोडू नदी के किनारे बैठने का निर्णय लिया, उसे यह स्पष्ट रूप से बताने के बाद कि कम से कम जब तक वह उनके साथ रहेगा, किसी भी प्रकार के हिरण के अवैध शिकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शाम 6 बजे तक वे बायरा द्वारा सरकंडों में बनाए गए एक बेहतरीन और अत्यंत आरामदायक ठिकाने पर बैठे थे। बायरा ने अपने लंगोटी के अतिरिक्त कुछ नहीं पहना था। उस दिन एंडरसन जी को धैर्य का पाठ मिला। बायरा के सरकंडों में बैठने के बाद से वह पूरी रात अपनी बांह तक नहीं हिलाया। उस रात कुछ नहीं हुआ और सुबह 2 बजे तक एंडरसन जी बेचैन हो गए और अंततः सो गए। बायरा अभी भी उनके बगल में स्थिर बैठा था। एंडरसन जी की निराशा देखकर उसने सुबह बाद में उनके साथ शिकार पर चलने का प्रस्ताव रखा। स्नान और नाश्ते के लिए बंगले में लौटने के बाद वे सुबह 9 बजे से कुछ ही पहले फिर से अरेमनवोडू पहुंच गए। बायरा के आगे आगे चलने के साथ वे नदी के ऊपर की ओर बढ़े। लगभग आधा मील ही चले थे कि उन्हें एक बड़े नर बाघ के पद चिन्ह दिखाई दिए, जो रात के दौरान रेत पार करके पनापत्ती रिज की पथरीली ढलान पर चढ़ रहा था, जो लगभग 1 मील दूर थी। जमीन इतनी सूखी थी कि शिकार के निशान ढूंढना कठिन था, पर बायरा ने कहा कि उसे कुछ संभावित स्थान ज्ञात हैं जहां बाघ छिपा हो सकता है। तो वे एक के बाद एक पहाड़ियों को पार करते हुए आगे बढ़ते चले गए, उनके बीच फैली झाड़ियों और घने बांसों से भरी छोटी छोटी घाटियों का अन्वेषण करते हुए। एक बार उन्हें हाथी के विशाल पेट में पाचन क्रिया से उत्पन्न गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। जहां वह विश्राम कर रहा था, उस स्थान से दूर हटकर वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए निरंतर ऊपर की ओर पनापत्ती रिज की ओर चढ़ते चले गए। अब वे झाड़ियों वाले जंगल के स्तर पर पहुंच चुके थे और चारों ओर चट्टानी टीले दिखाई दे रहे थे। बायरा ने बताया कि बाघ उन विशाल चट्टानों के बीच बनी कई गुफाओं में से किसी एक में रहता है और भालू भी वहीं रहते हैं। पथरीली धूप से तपती जमीन पर किसी भी तरह के पद चिन्ह न होने के कारण एंडरसन जी वापस लौटने को तैयार थे, लेकिन उनका साथी अब वास्तव में उत्सुक हो गया था। उसने आगे बढ़ने और पहाड़ी की चोटी को पार करने की वकालत की।
तेज धूप में पसीने से तरबतर होकर वे अंततः शिखर पर पहुंचे और उस पथरीले ढलान से नीचे उतरने लगे जिस पर वे अभी अभी चले थे। अंत में वे विपरीत ढलान पर पहुंचे। इस ढलान पर चट्टानें और भी अधिक थी, विशाल चट्टानों की एक श्रृंखला जो कई गुफाओं का निर्माण कर रही थी। बायरा आसपास का नजारा देखते हुए आगे बढ़ने की सलाह दे रहा था। एंडरसन जी ने प्रसन्नता से सहमति दी और एक लटकती हुई चट्टान की हल्की छाया में बैठ गए। सिगरेट पीकर उन्होंने स्वयं को तरोताजा किया, जबकि उनका साथी चट्टानों के उस समुद्र में खो गया। 10 मिनट के भीतर ही वह वापस आ गया और उत्तेजित होकर कहने लगा कि उसने बाघ की गंध महसूस की है ना, और उसे पूरा यकीन है कि वह पास की ही किसी गुफा में छिपा हुआ है। तब तक एंडरसन जी काफी नाराज और अविश्वासी हो चुके थे। उन्होंने बायरा से कुछ कड़े शब्दों में कहा कि वह झूठ बोलना बंद करे। बायरा ने उन्हें हैरानी से देखा। फिर एंडरसन जी उसके गोल मटोल चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलकता दया भाव देख सके। उसने संक्षेप में कहा, आओ और खुद देख लो। और उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से लौट गया। राइफल लिए वे पत्थरों के ढेर के बीच बनी कई गुफाओं के पास पहुंचे। सबसे नजदीकी गुफा से 20 गज की दूरी पर रेंगते हुए बायरा रुका और एंडरसन जी को चुपचाप पास आने का इशारा किया। क्या तुम्हें इसकी गंध आ रही है? उसने फुसफुसाकर पूछा। एंडरसन जी ने ध्यान से सूंघा, लेकिन उन्हें कुछ भी गंध नहीं आई, न चिड़ियाघर जैसी, न सर्कस के तंबुओं जैसी। उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। थोड़ा और पास आकर बायरा फिर रुका। अब तो तुम्हें गंध आ ही रही होगी। एंडरसन जी ने अपनी सूंघने की शक्ति का पूरा उपयोग किया। इस बार उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जिसे बेहतर शब्द न मिलने के कारण वे केवल हरी कह सकते थे। सड़ती हुई वनस्पति की वह अस्पष्ट गंध। कई वर्षों बाद उन्हें समझ आया कि यह गंध किसी बाघ के गुजरने की होती है। बायरा ने ऊपर की ओर देखा और विशाल चट्टानों के बीच दिखाई देने वाले 5 अलग अलग छेदों का निरीक्षण किया। कुछ देर तक वह चुपचाप उनका अध्ययन करता रहा। फिर उनमें से चौथे छेद की ओर इशारा करते हुए, जो एंडरसन जी की दृष्टि में लगभग सबसे कम संभावना वाला था, फुसफुसाया, मुझे लगता है बाघ अंदर है। एंडरसन जी ने अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उनकी हैरानी की परवाह किए बिना बायरा ने उन्हें अपने पीछे आने का संकेत किया। अत्यंत चुपचाप और सावधानी से आगे बढ़ते हुए वे उस पथरीले किनारे तक पहुंचे जो बताए गए छेद के ठीक नीचे था, उनके सिर के बिल्कुल ऊपर। अंदर झांकने के लिए एंडरसन जी पैर की उंगलियों पर खड़े हुए, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। और तभी बिना किसी आवाज के, मानो किसी जादू से, एक विशाल बाघ का सिर प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर हल्का आश्चर्य झलक रहा था। एंडरसन जी की गोली लगभग 8 फीट की दूरी से थी उसकी आंखों के बीच जा लगी। बाघ एक अजीब सी फिसलती गति से आगे बढ़ा और उनके चेहरों के सामने आकर रुक गया। उसका विशाल सिर उसके अगले पंजों के बीच टिका था। उसकी पीली हरी आंखें मृत्यु के समीप होने के कारण आधी बंद थी और उसके माथे के छेद से गहरे लाल रंग के खून की एक पतली टपकती धारा बह रही थी। यह बायरा के जंगल संबंधी ज्ञान का एंडरसन जी के लिए पहला अनुभव था। यह कहना कि उन्हें उसे पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई बहुत कम होगा। और जैसे जैसे वर्ष बीते गए और एक दूसरे पर उनका विश्वास गहराता गया, उन्हें उस क्षण पर कभी पछतावा नहीं हुआ जब उन्होंने अपने अंतरात्मा को शांत कर दिया था। अब एंडरसन जी उन अनेक रोमांचक घटनाओं में से केवल 2 के बारे में बताने वाले थे। पहली, तलवाड़ी के भालुओं की कहानी, जिसमें बायरा ने उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, और दूसरी, मुंडाचिपल्लम के आदमखोर बाघ की कहानी। तलवाड़ी उस चौड़ी घाटी का नाम है जिसके बीचों बीच से उसी नाम की पहाड़ी धारा बहती है। यह उस स्थान से लगभग 11 मील उत्तर में स्थित है जहां बायरा से उनकी पहली भेंट हुई थी, और यह सेलम नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में से एक है। तलवाड़ी नदी आयूर के वन पठार से निकलती है। वहां से वह एक पहाड़ी दर्रे में तीव्र गति से उतरती है,
जिसे स्थानीय रूप से तोलुवा बेट्टा दर्रा कहा जाता है, लेकिन एंडरसन जी ने इसका नाम बदलकर रख दिया था मकड़ी घाटी, क्योंकि यहाँ विशाल लाल और पीले रंग की मकड़ियां संकरे जंगल के मार्ग पर अपने विशाल जाले बुनती थी। मकड़ी के जाले प्राय अंडाकार होते हैं और कभी-कभी 20 फीट से भी अधिक चौड़े हो जाते हैं। मकड़ी बीच में लटकी रहती है, जिसकी लंबाई अक्सर एक पैर से दूसरे पैर के सिरे तक 9 इंच होती है। अपने आकार के बावजूद यह अत्यंत फुर्तीली और बेहद खूंखार जीव होती है। इसके शिकार बड़े रात्रि पतंगे, जंगल की सुंदर तितलियां और कीड़े एक बार इस विशाल जाले में फंस जाने पर कभी बच नहीं पाते। ये मकड़ियां नरभक्षी होती है और अपने जाले में अपने ही कबीले के किसी अन्य सदस्य की उपस्थिति सहन नहीं करती। एंडरसन जी ने कई बार इनमें से एक मकड़ी को पकड़कर अपना मनोरंजन किया था। वे एक छड़ी के सिरे पर एक मकड़ी को बांधकर दूसरे की जाले से जोड़ देते थे। ऐसी स्थिति में तुरंत ही भीषण युद्ध छिड़ जाता, जो अक्सर आधे घंटे तक चलता और हमेशा किसी एक की मृत्यु के साथ समाप्त होता। विजेता अपने शिकार का सारा खून चूस लेता और जब तक वह घिनौना कीड़ा इतना भर न जाए कि केवल रेंग सके, तब तक वह अपने जाल के केंद्र में लौटता रहता। तलवारी धारा इस घाटी से होकर बहती है और फिर 2 भागों में बंट जाती है। इसका छोटा हिस्सा दक्षिण की ओर बहता है, जिसके किनारे गुथेरैन पर्वत की विशाल चोटी और केम्पेकराई का छोटा सा गांव स्थित है। ये धारा अन्नाबिद्दाहल्ला की धारा में चिनार नदी से मिल जाती है। ये क्षेत्र कभी केम्पेकराई के कुख्यात हाथी का अड्डा हुआ करता था, जिसने 7 मनुष्यों, 2-3 मवेशियों को मार डाला था, आधा दर्जन बैलगाड़ियों को चकनाचूर कर दिया था और कटे हुए बांस से लदे 3 टिन के ट्रक को पलट दिया था। हालांकि ये एक अलग कहानी है। धारा का मुख्य भाग कुछ मील तक पश्चिम की ओर बहता है और मांची के वन क्षेत्र की सीमा से लगते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। आगे ये तलवाड़ी की घाटी में अंचेटी से मुथुर और पेन्नाग्राम जाने वाली वन सड़क को पार करता है। जैसा कि कल्पना की जा सकती है, ये पूरा क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित है। इसके ऊपरी हिस्सों में मीलों तक फैले ऊंचे बांस के पेड़ हैं। निचले इलाकों में प्राचीन जंगल और चट्टानी क्षेत्र है और अंत में ये बिलिगुंडलू के मछुआरों के गांव के पास कावेरी नदी में मिल जाता है। उद्गम से लेकर मुहाने तक का पूरा क्षेत्र जंगली हाथियों के झुंडों, कुछ बाइसन और प्रायन 1-2 बाघों का घर है, जो नदी के किनारे किनारे घूमते रहते हैं। तलवाड़ी घाटी, जो चट्टानों और बहुत लंबी घास से भरी है, बड़े तेंदुओं, कई भालुओं, जंगली सुअरों, सांभर, भौंकने वाले हिरणों और अन्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक मोरों का निवास स्थल है। एंडरसन जी की ये कहानी उस समय से शुरू होती है जब बायरा ने पेन्नाग्राम के पोस्टमास्टर द्वारा लिखे एक पत्र में एमसी को सूचना भेजी थी कि घाटी में एक असाधारण आकार के पैंथर ने डेरा जमा लिया है और वह मुथुर अंचेत्री सड़क पर उत्तर से लेकर 10वें मील के पत्थर तक नियमित रूप से मवेशियों को मार रहा है। पत्र में दावा किया गया था कि पैंथर का आकार बहुत बड़ा था, सामान्य बाघ से कहीं अधिक बड़ा। लगभग 5 दिन का समय बचा था, इसलिए एंडरसन जी डेनकनिकोट से एंचेत्री और तलवाड़ी घाटी होते हुए मुथुर तक जंगल के शॉर्टकट रास्ते से गाड़ी चलाकर पहुंचे। जहां उनकी मुलाकात बायरा से हुई, वहां से वे 15वें मील के पत्थर पर लौटे, जो घाटी में ही था। सड़क अत्यंत खराब थी, कई छोटी नदियां पार करनी पड़ती थी, बैलगाड़ी के पहियों से बने गड्ढे थे और जगह जगह बड़े पत्थर बिखरे थे, जिसे गाड़ी और उसके स्प्रिंग पर भारी दबाव पड़ रहा था। कैंप लगाने के बाद वे पास के मवेशी बाड़े में गए, जो लगभग 3/4 मील दूर था। वहां उन्हें पैंथर के हमलों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिली। बताया गया कि वह सामान्यतः शाम लगभग 5 बजे लौटती हुई गायों पर हमला करता था और पीछे छूट गई सबसे बड़ी गाय को चुनता था। कई चरवाहों ने वास्तव में उस जानवर को देखा था और उसे भगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें उसके गुर्राने और असाधारण क्रूरता का सामना करना पड़ा था। यह जानवर किसी एक स्थान पर नहीं रहता था,
बल्कि सड़क के किनारे लगभग 4 मील तक घूमता रहता था। चरवाहों को जीवित शिकार बेचने के लिए मनाना कठिन था, क्योंकि उनकी जाति और धार्मिक मान्यताएं ऐसी थी कि वे जानबूझकर किसी जीवन का बलिदान देने के घोर विरोधी थे। फिर भी विभिन्न प्रयासों के बाद एंडरसन जी 2 लगभग परिपक्व जानवर खरीदने में सफल हुए। एक नदी के किनारे, सड़क से लगभग 1 मील नीचे, और दूसरा 14वें मील के पत्थर के पास। अब प्रतीक्षा के सिवा और कोई उपाय न था। प्रतीक्षा करते हुए एंडरसन जी ने कावेरी नदी के किनारे पाए जाने वाले मोर और जंगली पक्षियों का शिकार कर ग्रामीण परिवेश को परेशान करना उचित नहीं समझा। वे प्रातः और संध्या अन्य दिशाओं में टहलते रहते, इस आशा में कि संयोग से पैंथर या किसी अन्य हिंसक जानवर से सामना हो जाए। संयोगवश तीसरे दिन शाम लगभग 7 बजे सूचना मिली कि 3 मील दूर एक अन्य पशुबाड़े में एक गाय मार दी गई है। राइफल, टॉर्च और ओवरकोट लेकर एंडरसन जी और बायरा तुरंत उस स्थान की ओर बढ़े। कुछ दूरी पर पहुंचकर एंडरसन जी ने टॉर्च बुझा दी और चरवाहे के पीछे पीछे रेंगते हुए चले, जबकि बायरा पीछे पीछे आ रहा था। पूर्वी क्षितिज पर अर्धचंद्र निकल रहा था। तभी मोड़ के पास उन्हें मृत बैल के पीछे दुबका एक पैंथर दिखाई दिया। एंडरसन जी ने निकट युद्ध के लिए अपनी 12 कैलिबर की शॉटगन संभाल रखी थी, जबकि पीछे बायरा के पास विनचेस्टर राइफल थी। किंतु इससे पहले कि वे निशाना साधते, पैंथर उछलकर झाड़ियों में गायब हो गया। एंडरसन जी ने धीरे से बायरा और चरवाहे को लौट जाने का संकेत दिया और स्वयं एक जंगली बेर की झाड़ी के पीछे छिप गए। कुछ ही मिनटों में जंगल से पैंथर की कर्कश चीख सुनाई दी। फिर लगभग 1 घंटे तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। अचानक बिना किसी आहट के विशाल पैंथर प्रकट हुआ और अपने शिकार के ऊपर खड़ा हो गया। एंडरसन जी ने कंधे के पीछे निशाना साधा और गोली चला दी। पैंथर उछलकर भाग गया और उसकी घायल गुर्राहट दूर जंगल में गूंजती चली गई। भोर होते ही एंडरसन जी और बायरा रक्त के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। शीघ्र ही वे एक संकरे नाले के पास पहुंचे। तभी अचानक एक मादा भालू और उसके बच्चे सामने आ गए। मिसफायर के कारण राइफल नहीं चली। भालू ने हथियार छीन लिया और एंडरसन जी पर झपटने ही वाली थी कि बायरा बीच में कूद पड़ा। भालू ने उसके कंधे और पीठ को बुरी तरह घायल कर दिया। अंततः शावक के रोने से विचलित होकर भालू अपने बच्चे के साथ जंगल में गायब हो गई। बायरा लहूलुहान जमीन पर पड़ा था। एंडरसन जी ने अपने कपड़े फाड़कर उसके घाव बांधे, उसे पीठ पर लादकर बाड़े तक पहुंचाया और तुरंत उसे अस्पताल भिजवाया। फिर बिना रुके 61 मील का सफर तय कर वे सलेम के अस्पताल पहुंचे, जहां बायरा की जान बच सकी। और दोस्तों, इसी जगह पर आज की ये कहानी हम यहीं रोकते हैं। एक घायल मित्र, रात का सन्नाटा, जंगल की अनजानी आहटें और इन सब सवालों के जवाब हम आपको सुनाएंगे अगली कड़ी में। लेकिन दोस्तों, अगर आपको केनेथ एंडरसन की ये सच्ची, रोमांचक और रहस्यमय जंगल की कहानियां पसंद आती हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि ऐसी ही खतरनाक मुठभेड़ें, अनसुने किस्से और जंगल के गहरे रहस्य हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए यहीं विदा लेते हैं। शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखना।